हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे। तो आप सभी सबसे पहले अपने अपने फ़ोन को रोटेट कीजिएगा और हम आप सभी के लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो वहां से जाकर आप सभी वीडियो को देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को शामिल किया गया है। तो आपको इस क्लास में रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस और साइंस के प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम सभी शुरू करते हैं। जिसका आंसर आपको पहले से पता हो उसका आंसर आप सभी कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये आपका देखो पहला प्रश्न, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। देखो यहाँ पर जिस प्रकार बास्केटबॉल का संबंध 5 के साथ है, उसी प्रकार आपको बताना है फुटबॉल का संबंध किनके साथ होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे बास्केटबॉल में जो हैं खिलाड़ी की संख्या 5 होते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितने होते हैं? 5 होते हैं। उसी प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 11 होते हैं। फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 11 होते हैं। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। जिस प्रकार 3 का संबंध 25 से बना है, जिस प्रकार 8 का संबंध 100 से बना है, उसी प्रकार आपको 12 का संबंध यहाँ से बताना है। तो देखो 3 से आप 25 कैसे बना सकते हो? यदि हम 8 से गुना करेंगे तो 3 8 के 24 होगा। 24 में आप 1 जोड़ दोगे 25 पूर जाएगा। इसमें भी 8 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 8 8 64 1 65 होना चाहिए, पर नहीं है। ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप इनमें 2 को जोड़ दो। 3 में 2 को जोड़ेंगे 5 होगा और आप इन 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर आपको 25 मिलेगा। सेम उसी प्रकार आप भी इनमें 2 को जोड़ दो। 2 को जोड़ेंगे 10 होगा और आप यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100 होगा। सेम उसी प्रकार आप यहाँ पर भी 2 को जोड़ दो। 2 को जोड़ेंगे 14 होगा और आप यहाँ पर 14 का स्क्वायर कर दो। 14 का स्क्वायर कीजिएगा 196 होगा। 14 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा? 196। यहाँ से हम देख पा रहे हैं सी आपका राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 2। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 रहा। कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। आपको बताना है एम एन टी के का संबंध इनके साथ हैं। उसी प्रकार आर यू एन का संबंध क्या होगा? जो लॉजिक आप इनमें से लगाते हो वही लॉजिक आपको सेम यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले देखेंगे एम से जाएंगे एच पर। एम का नंबर होता है 13, एच का होता है 8। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 5 कम किया गया है। फिर आगे देखो अन से जाएंगे आई पर। अन का नंबर होता है 14, आई का 9 होता है। यहाँ पर भी 5 की कमी है। टी से जाएंगे ओ पर। टी का नंबर 20, ओ का 15, यहाँ भी 5 की कमी है। फिर के से जाएंगे एफ पर। के का नंबर 11, एफ का नंबर 6, यहाँ पर भी 5 की कमी है। आगे भी आपको सेम लॉजिक लगाना है। आप यहाँ पर 5 कम करेंगे। आर का नंबर 18, 18 में से 5 कम हो जाएगा 13, 13 पर आपका आ जाएगा एम। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो बी और डी को गलत कर दो। आगे फिर देखेंगे यू। यू का नंबर 21, 21 में 5 कम करेंगे तो होगा 16, 16 पर आते हैं पी। ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे, दोनों में पी है। आगे देखेंगे एन। एन का नंबर 14, 14 में 5 को कम करेंगे 9, 9 पर आएगा आई। तो आपका यहाँ से ए हट जाएगा। यहाँ से आपका सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। आपको कम से कम एक चेक करने से तो बचे। यहाँ पर अब देखो 5 माइनस कम करेंगे। ए का नंबर 1 भी होता है, ए का नंबर 27 भी होता है। 1 में तो कम होगा नहीं और 27 में से 5 को कम कीजिएगा 22,
22 पर क्या आएगा, भी आएगा। तो आपका यहाँ पर MPI भी राइट आंसर होगा, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो सी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 4। उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध हैं जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच हैं। जो लॉजिक आप इन दोनों में देखेंगे, सेम लॉजिक आपको ऑप्शन में से भी लगाना है। तो सबसे पहले देखो, हम 6 से जाएंगे 30 पर। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि 5 गुना किया गया है, 6 पंचे 31। यहाँ कितना गुना किया गया है, 5 गुना किया गया है। फिर आगे 6 से 54 पर जाएंगे, यहाँ पर आप कहिएगा 9 गुना किया गया है। 16 से 80 पर जाएंगे तो यहाँ पर देखो 5 गुना किया गया है। 16 से 144 पर जाएंगे तो यहाँ 9 गुना किया गया है। तो सेम लॉजिक आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है। क्या 8 का 5 गुना 35 होता है? नहीं होता है। क्या 15 का 5 गुना 75 होता है? होता है। क्या 15 का 9 गुना 105 होता है? नहीं होता है। ये गलत होगा, क्योंकि 15 का 5 गुना 75 तो ठीक है, 15 का 9 गुना 135 होना चाहिए था। क्या 21 का 5 गुना 105 होता है? होता है। क्या 21 का 9 गुना 189 होता है? होता है। ये आपका यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। जो लॉजिक आप इन दोनों सेट समुच्च में लगाए हो, वही लॉजिक सेम आपका सी में लग रहा है। तो सी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। कहता है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। आपको बताना है इनके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप देखेंगे 3 से आप 157 पर जा रहे हो, यानी एक छोटी संख्या से एक बड़ी संख्या पर जा रहे हो। तो अंतर से तो आपका प्रश्न बनेगा नहीं। आप चेक कर सकते हो, 3 में 6 को जोड़ोगे 9 मिलेगा। फिर आप यहाँ पर देखो 16 को जोड़ोगे 25 मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे 13 में से 5 जाएगा 8 होगा, 2 28। क्या आगे आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखो यहाँ से क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं। यहाँ पर 3 गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 गुना करेंगे 27 हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। पहले हम इससे इस पर आने के लिए क्या करते हैं, पहले 2 गुना करते हैं, 6 हो गया। 6 में से हम क्या करेंगे, +3 कर देंगे, तो आपको देखो 9 मिल गया। ठीक सेम उसी प्रकार से फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ हम 3 गुना करते हैं, 27 होगा। और 27 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो बोलो 27 में से 2 को माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। आगे फिर क्या करना है, आगे आपको 2 गुना करना है, 50 होगा। 50 में आप 3 को जोड़ दो 53 हो जाएगा। 53 में आगे जाएंगे तो आप गुना करेंगे 3, तो 3 गुना करेंगे तो 159 होगा। 159 में से -2 करेंगे 157 होगा। अब आगे क्या करना था, पहले आपने क्या गुना 2 + 3, अब यहाँ गुना 3 -2, तो आप यहाँ पर गुना 2 करो और +3 करो, तो 157 गुना 2 करेंगे 7 दूना 14 होगा, 15 दूना 30 31 होगा। और 7 में प्लस आप 3 करते हो तो ये देखो 317 आ जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या बनेगा, 317, जो कि विकल्प बी में है। तो बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे, लेकिन प्रश्न संख्या 6 बनाने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो देरी किस बात का, आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, दबा दीजिए, साथ में आप सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप पहली बार आए हो तो, और बेल आइकन घंटी को ज़रूर ऑल कीजिएगा। साथ में आपके क्लास के टाइम टेबल 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM पर हैं। इन 3 क्लास के साथ आप सभी रेगुलर जुड़िएगा फ्रेंड्स। तो अब देखेंगे इसका लॉजिक। आप बी से अप पर जाते हो, बी का नंबर 2, एफ का नंबर 6, यहाँ 4 प्लस किया गया है। अब से आप जाते हो आई पर, तो 6 से 9 पर जा रहे हो, 3 प्लस किया गया है। फिर 9 से 13 पर जा रहे हो, 4 प्लस है। फिर 13 से 16 पर जा रहे हो, 3 प्लस है। फिर 16 से 20 पर जा रहे हो, 4 प्लस। आगे अब 3 प्लस कीजिएगा, 20 और 3 23, 23 पर आते हैं डब्लू, 23 पर क्या आते हैं डब्लू। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा,
बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 6 का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 को ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए आरेख में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। आप सबसे पहले देखो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर है। क्या आप किस प्रकार प्रश्न को बनाओगे, तो सबसे पहले आप नंबर बैठा दो। जैसे जे का नंबर आप यहाँ पर देखेंगे 10 होगा, डी का नंबर 4 होगा, एफ का नंबर 6 होगा, जी का नंबर 7 होगा, ए का नंबर 1 होगा, बी का नंबर 2 होगा। अब देखो यहाँ पर ये 10 लिखा गया है। आप क्या करो 6 और 4 को जोड़ दो तो ये भी आपको यहाँ पर 10 मिल जाएगा। उसी प्रकार 7 1 8 8 2 10, ये भी आपको यहाँ से 10 मिल जाएगा। 10 तो सभी में हो रहा है तो ये भी नीचे में भी 10 होना चाहिए। तो नंबर बैठाएंगे। डी का नंबर 4, ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सभी को जोड़ो। 4 2 6 6 2 8, 8 में क्या जोड़े, 8 में 2 को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। 4 2 6 6 1 7 हुआ था, 7 में 3 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। यानी कि इस जगह आपका 3 होना चाहिए तब 10 होगा। और 3 पर क्या आते हैं, 3 पर सी आते हैं। तो आपको यहाँ पर सी रख देना है जो कि विकल्प ए में दिया है। तो विकल्प ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 हो गया, 8 देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 8। कहता है आई और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं। आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, तो आई के सापेक्ष जे किस दिशा की ओर उन्मुख होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप डायरेक्शन को बना लीजिएगा। जैसे ऊपर की तरफ होगा उत्तर, नीचे की तरफ होगा दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ होगा पूर्व, बाएं हाथ की तरफ होगा पश्चिम। अब यहाँ पर एक आप डायरेक्शन बना लो। क्या बोला, आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है तो ये कहाँ पर खड़ा होगा, तो ये इस जगह होगा खड़ा, इस जगह। तभी तो दक्षिण पश्चिम की तरफ देख रहा है, इधर देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, यहाँ पर खड़ा होगा इस जगह, नीचे दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहा है। तो पूछ रहा है आई के सापेक्ष जे किस दिशा में है। तो इसका मतलब आई के सापेक्ष जे किस दिशा में है, तो यदि आई यहाँ पर है तो जे इसके सामने होगा, ये हो जाएगा। इस वाले डायरेक्शन को आप क्या कहोगे, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम यही है। इस वाले डायरेक्शन को क्या कहेंगे, तो इस वाले डायरेक्शन को दक्षिण पश्चिम ही तो कहेंगे। क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम ही कहेंगे। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा, क्योंकि आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। आई जो है दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा, यानी कि यहाँ पर खड़ा इधर देख रहा है दक्षिण पश्चिम की ओर। तो आई के सापेक्ष जे किस दिशा की ओर उन्मुख। अच्छा, जे का दिशा पूछा तो सॉरी माफ़ करना, जे का दिशा तो ये वाला होगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। जे का फेस जो है उत्तर पूर्व की तरफ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। देखो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इशारा करने वाले प्रश्न है। यदि इशारा करने वाले प्रश्न आते हैं, आप स्वयं पर खुद पर लेकर हल करते हो तो प्रश्न आसानी से हल होते हैं। जैसे कहता है माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, माधवी के जगह स्वयं आप रहिएगा। यह मेरी माँ, यानी कि खुद आपकी माँ, आपकी माँ, माँ की एकमात्र बेटी, माँ की एकमात्र बेटी यानी कि खुद आप हो। माँ की एकमात्र बेटी खुद आप हो। बेटी का बेटा यानी कि आपके बेटा। तस्वीर वाले व्यक्ति माधवी से किस प्रकार संबंधित है, बताओ। आपने उस तस्वीर वाले व्यक्ति को क्या कहोगे, तो वह आपका बेटा हो जाएगा। कौन होगा, आपका बेटा होगा। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित शब्दों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त वेन चित्र का चयन करें। यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है जिनका आपको वेन डायग्राम चयन करना है। जैसे देखिएगा ऊन है, स्वेटर है, टोपी है। अब इसका सही डायग्राम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें कॉमन आपका ऊन हो जाएगा,
क्योंकि ऊन जो है कुछ स्वेटर उनका भी होते हैं, सभी स्वेटर उनका तो नहीं होते हैं, पर कुछ स्वेटर उनका भी होते हैं। और कुछ टोपी भी उनका होते हैं, सभी टोपी उनका तो नहीं होते हैं, पर कुछ टोपी ज़रूर उनका भी होते हैं। तो आपका कुछ इस प्रकार का डायग्राम होगा जो कि आपके विकल्प ए में दिया है। तो यहाँ से विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 11 है। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है। कथन दिया गया है, कहता है कोई भी गिलास पैडल नहीं है। क्या कोई भी गिलास पैडल नहीं है? तो हम यहाँ पर बना लेंगे जिसे गिलास, कोई भी गिलास पैडल नहीं है। दोनों को अलग अलग बनाएं। सभी पैडल ब्रेक हैं, जितने के जितने पैडल हैं वह सारे पैडल क्या हैं? ब्रेक हैं। अब निष्कर्ष को यहाँ से देखेंगे क्या कहता है। कहता है निष्कर्ष सभी ब्रेक पैडल हैं। क्या सभी ब्रेक पैडल हैं? देखो ब्रेक का डायग्राम ये आपका रहा बाहर वाले, और पैडल का डायग्राम अंदर वाले रहा। क्या ये सारे पैडल ब्रेक के, क्या ये सारे ब्रेक पैडल के अंदर जा पाएगा? यानी कि बड़ा डायग्राम छोटा में नहीं जा पाएगा। कुछ वाला बात करता तो सही होता, ये आपका गलत हो गया। दूसरा कहता है कुछ ब्रेक पैडल हैं। क्या कुछ ब्रेक पैडल? हाँ, ये कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत जा सकता है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तीसरा कहता है कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है। क्या कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है? आप ध्यान से देखिएगा, ये कोई भी ब्रेक ग्लास नहीं है। तो ब्रेक का डायग्राम आपका ये रहा और ग्लास का डायग्राम ये रहा। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसका डायग्राम इस तरह से भी तो बन सकता था, इसका डायग्राम इस तरह तो भी बन सकता था। तो इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष दो संगत करता है। यहाँ से आपका ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रश्न संख्या 12 रहा। देखो यहाँ पर ये आपका जो है कह रहा है कि चार दोस्त RSTU एक आयताकार मेज की भुजाओं के ठीक मध्य केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। चार लड़के हैं, एक आयताकार मेज पर बैठे हैं। तो ये आपका आयताकार मेज है, चार लड़के बैठे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वह सभी जो बैठा है इसी क्रम में है। कहीं से भी कोई बैठ सकता है। ये भुजा पर बैठा है और सभी अंदर की तरफ देख रहा है। अब कहता है आर एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आर जो है एस के दाईं ओर है। यदि हम एस को यहाँ पर बैठा लें तो आर यहाँ पर बैठ जाएगा, क्योंकि एस का दायां ये होगा बगल। ठीक, अब देखो आगे क्या कहता है। फिर कहता है टी यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। टी जो है यू के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है। यदि हम यू को यहाँ पर बैठा लेंगे तो टी यहाँ पर बैठ जाएगा, क्योंकि यू का बायां ये हो जाएगा, दायां ये हो जाएगा। अब आगे प्रश्न को पढ़िएगा। कहता है बैठा है, तो दोस्तों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के सामने बैठा है? तो हम यहाँ पर देखेंगे एस और टी एक दूसरे के सामने बैठा है। फिर यहाँ से देखेंगे यू और आर एक दूसरे के सामने बैठा है। तो यहाँ पर आर एस तो कहीं पर दिया नहीं है, टी आर भी नहीं दिया है। आर यू या यू आर आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा सही जवाब? आपका सी बनेगा सही जवाब। यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित आकृति त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इनमें त्रिभुज बताना है, काउंट करके कितना है। तो हम आपको बताए हैं, यदि आपको सबसे पहले इस तरह का कहीं भी फिगर मिल जाए तो कितने त्रिभुज आप बताएंगे। इसमें आपको नंबर डालना है और इनको डबल करना है। तो 4 का डबल कीजिएगा तो टोटल 8 होगा। इनमें 8 त्रिभुज होगा। क्या आपको ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, क्या सेम आपको डायग्राम नहीं दिख रहा है? क्या आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम आपको जो दिख रहा है, आपको यहाँ से सेम डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपका यहाँ पर सेम डायग्राम दिख रहा है ना। तो यहाँ से टोटल 8 बनेगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ से भी तो 8 बनना चाहिए। आपको हम दिखा देते हैं।
यहाँ से भी तो आपका 8 बनना चाहिए, क्योंकि ये भी तो सेम दिख रहा है। इनमें भी तो 4 होगा, 1 2 3 और 4, आप 4 का डबल करोगे 8 होगा। टोटल 8 और 8 कितना हो गया 16। तो इसमें से त्रिभुज की संख्या 16 होगा। इसमें त्रिभुज की संख्या क्या प्राप्त होगा 16। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको त्रिभुज की कुल संख्या बताना है। कितने त्रिभुज हैं पहले देखेंगे, 1, उसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और ये 4 के बाद 5। अब 5 के बाद आपका एक बड़ा वाला भी तो होगा ना, टोटल 6। इनमें से त्रिभुज की संख्या टोटल क्या होगा 6, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 14 का। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा। डाइस के प्रश्न है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो U के विपरीत फलक पर मौजूद होगा। आपको U के विपरीत फलक पर मौजूद है वो देखना है। तो सबसे पहले हम U को देखेंगे। जैसे U को देखेंगे, यहाँ पर है U के साथ Q और R है। क्या पहले पासे में Q आ रहा है? नहीं है। क्या तीसरे पासे में Q आ रहा है? नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे कॉमन। क्या आपको इन दोनों में कॉमन मिल रहा है? कॉमन ध्यान से देखो तो आप कहिएगा यहाँ से Q और Q दोनों में कॉमन मिला। तो आप इन Q को पकड़ो और इस तरह घड़ी की दिशा में घुमा दो। सबसे पहले आप Q को लिखो। Q के नीचे आपको S लिख देना है। Q के नीचे किसको लिख देना है? S को। फिर S के नीचे आप यहाँ पर P को लिख दो। फिर इन Q को भी पकड़ो और घड़ी की दिशा में घुमा दो। Q के सामने Q को लिखो। फिर आप यहाँ पर किसको लिखोगे? फिर R को लिखोगे। फिर किसको लिखना है? फिर U को लिखना है। तो देखो आपसे पूछा था U का विपरीत, तो U का विपरीत P होगा, P का विपरीत U होगा। आपका यहाँ से D राइट आंसर होगा। यहाँ से D क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब बढ़ते हैं जीके जीएस की प्रश्न की ओर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक लाइक एक सब्सक्राइब काफ़ी मोटिवेट करता है फ्रेंड्स। तो ये आपका पहला प्रश्न है जीके जीएस का। देखो कहता है रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ से राइट आंसर होगा एनीमिया। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? आपको यहाँ से बताना है इन 4 विकल्प में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो चना जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। आपका यहाँ से डी राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने भारी पानी की खोज की थी? निम्न में से किसने भारी पानी की खोज की थी? इसका सही जवाब होगा H.C. यूरे। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा H.C. यूरे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा रंध्र में। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? तो इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। यहाँ से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा द्रव्यमान संख्या। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा रेडॉन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ पर फल होगा फ्रेंड्स। पोमोलॉजी का अध्ययन किसका किया जाता है? फलों का। यहाँ से आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब सिस्मोगैमैनोमीटर की
यंत्र से मापा जाता है? यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं? तो इसे कहते हैं ग्लूटेलिन। क्या कहते हैं? ग्लूटेलिन। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं? तो हृदय के धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं कार्डियोग्राफ। यहाँ से आपका ए राइट आंसर होगा, कार्डियोग्राफ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में किण्वन क्रिया होती है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है? पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है तो बालू। बालू जो है पेट्रोल को बुझाने के लिए आग उत्तम साधन है। यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। चेचक के टीके का आविष्कार क्या था? चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु से। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो चमगादड़ को स्तनधारी के वर्ग में रखा जाता है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को कहते हैं? तो वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को रेडिएटर कहते हैं। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा, रेडिएटर। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक विद्यमान रहता है उसे कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा डेवी। यहाँ से विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा, डेवी। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो कार्बन। यहाँ से आपका राइट आंसर होगा कार्बन, विकल्प सी। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य को मापता है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अणु। यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, अणु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में बादलों को तैरने के कारण घनत्व होते हैं। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा, घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जे.पी. एकट ने किया था। यहाँ से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा, जे.पी. एकट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? कौन सी गैस अम्ल वर्षा के कारण बन सकती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा SO2। यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, SO2। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर अम्ल के द्वारा मापी जाती है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो इसका राइट आंसर होगा पारा। यहाँ से भी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि मैथ्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
मैथ्स के प्रश्न को आपको समझना जरूरी है। देखो मैथ्स की ये पहला प्रश्न है, कहता है एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि करता है, तो कितने में बेचे उसे 10% का लाभ होगा। तो ध्यान से आप यहाँ पर समझिएगा फ्रेंड्स, उसने 1200 रुपये में बेचा और 200 रुपये की हानि हुआ, इसका मतलब उसने 1400 रुपये में ख़रीदा होगा। 1200 रुपये में आपने बेच रहे हो और 200 रुपये की हानि हो रहा है, तो इसका अर्थ आपने 1400 रुपये में वस्तु को खरीदे थे, तो CP आपका 1400 होगा। अब क्या करना है, 1400 वस्तु को बेचना है और 10% का लाभ निकालना है। तो डायरेक्ट करेंगे 110 बटे का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और ये 14×54 से होगा 154 पर आप 1 जीरो दीजिएगा। यानी कि 1400 की वस्तु हैं, यदि आप 1540 में बेचते हो तो जाकर आपको लाभ होते हैं 10% का, अर्थात आपका यहाँ से डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। देखो 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष है, 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु उसका क्या होगा, 14 होगा, क्योंकि 6 वर्ष बाद का है उसकी उम्र 20 वर्ष हो जाती है, तो पुत्री की आयु वर्तमान में 14 वर्ष हो जाएगा। अब देखो आगे क्या कहा कि तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है, यानी कि एक महिला की आयु जो है इसके पुत्री की आयु से 3 गुनी है। यदि ये 14 वर्ष का है तो ये 3 गुनी का मतलब होगा ये 42 वर्ष का होगा। ये 42 वर्ष का कौन होगा, तो ये 42 वर्ष का इसकी माँ होगी। अब यहाँ पर क्या बोला कि एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है, यानी कि इनके पति से कितना कम है, 4 वर्ष कम है। यदि ये 42 होगा इसका मतलब इसका पति कितना वर्ष का होगा, इसका पति 42 4 46 वर्ष का होगा। तब तो जाकर ये 4 वर्ष कम होगा, तो इसका राइट आंसर 46 वर्ष होगा। यहाँ से आपका सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर से आप एक बार समझिएगा। सबसे पहले देखो क्या बोला, सबसे प्रश्न में बोला कि एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है, पति की आयु से क्या है, 4 वर्ष कम है, तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष है, तो बताओ वर्तमान में इनकी पुत्री की आयु क्या होगा। वर्तमान में उनकी पुत्री की आयु 14 वर्ष होगी। अब ये पुत्री की आयु की 3 गुनी है, कौन, ये महिला 3 गुनी है, तो इसका मतलब महिला 42 वर्ष का होगा। और इनका पति जो है 4 वर्ष कम है, महिला जो है 4 वर्ष कम है, किससे, पति से, तो इसका मतलब ये 46 वर्ष का होगा पति, तब तो महिला 4 वर्ष कम हो रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से विकल्प सी होगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 को। इम्पोर्टेंट है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना व तीसरी संख्या का आधा है। अगर तीनों संख्या का औसत 56 है तो पहली व दूसरी संख्या में कितने का अंतर होगा। देखो आप यहाँ पर सीधा संख्या मान लो, संख्या जैसे 3 संख्याएं, पहली संख्या ये दूसरी संख्या होगा और ये आपका यहाँ पर तीसरी संख्या होगा। बोला 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी का 2 गुना, दूसरी को हम x मान लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहली 2 गुना हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी का 2 गुना, वह तीसरी संख्या का आधा है। तीसरी संख्या का आधा कौन है, पहली संख्या, तो आधा का मतलब इसको 4x मानेंगे, तो 4x जो है क्या, ये 2x आधा नहीं है, बिल्कुल आधा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे, क्योंकि ये तीनों संख्याओं को औसत 56 दिया है। जब हम सभी को जोड़ेंगे ये 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, बराबर आपका यहाँ से 56 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3 संख्याएं तो बटे आपका 3 देना होगा, क्योंकि औसत यही 3 आपका डायरेक्ट गुना के रूप में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 56 को गुना कर देते हैं। तो इधर 4 2 6 6 1 7x हो जाएगा, 7x बराबर इधर 6 18 5 15 1 16। तो x बराबर आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, x बराबर 168 बटे के 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइड में लिख लेते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, 168 बटे के 7 होगा। 7 दूना के 14, 7 चौक 28। तो देखो x बराबर आपका आया 24। अब यहाँ से क्या प्रश्न में बोला, प्रश्न में बोल रहा है फ्रेंड्स कि पहली और दूसरी संख्या का अंतर, क्या बोल रहा है, पहली और दूसरी संख्या का अंतर।
तो पहली व दूसरी संख्या में कितना का अंतर है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहली आपका यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या आपका 2x है, दूसरी संख्या x है। इन दोनों का अंतर कीजिएगा, 2x में से x ही तो आएगा और x की जगह आप 24 को रख दीजिए, तो आपका राइट आंसर 24 ही होगा। यहाँ से विकल्प सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। पहली व दूसरी संख्या का अंतर पूछा था, तो पहली और दूसरी संख्या का 24 होगा। यहाँ से सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। कहता है रेल में बैठे एक व्यक्ति 2 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट को गिने। अगर प्रत्येक टेलीफोन पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर हैं तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी। अच्छा, तो देखो मान लो ये इनके बीच की जो है पोस्ट कितना है 50, फिर 3 टेलीफोन के बीच की दूरी 50, फिर चौथा टेलीफोन की दूरी 50। तो आपसे हम पूछेंगे कि देखो 1 2 3 4 टेलीफोन के बीच की दूरी 150 हुआ, यानी कि क्या करें हम सीधा, यदि 4 टेलीफोन रहेगा तो उनमें आप 3 से गुना कर दो, यानी कि एक हमेशा कम करना होगा। जैसे यहाँ पर वो 21 टेलीफोन की दूरी गिन रहा है, इसका मतलब हम 20 गुना 50 कर देंगे तो निकल जाएगा, तो 20 पंचे के 100 होगा और इधर 1 0 होगा, यानी 1000 मीटर की दूरी वह तय गिन रहा है, यानी कि 1000 मीटर आपका क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। अब इसी दूरी को वह जा रहा है 2 मिनट में, पर देखो आप यहाँ पर चाल निकालोगे, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे के समय। दूरी तो आपका 1000 है, समय आपका 2 मिनट है, हम मिनट को सेकंड बनाएंगे तो यहाँ पर 60 से गुना कर देंगे। ये अब हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, लेकिन आपका ऑप्शन में देखो सभी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम क्या करते हैं, इनको हम बना लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए किससे गुना करना होता है, तो 5/18 से गुना करना होता है, तो 5/18 से हम गुना कर देंगे, आपका ये किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। तो अब यहाँ से आप कटिंग कर दो, जो भी चीज़ कटेगा आप कटिंग कर दो। तो 2 से कटिंग करेंगे, ये आपका 50 बार में जाएगा, ये आपका 6 बार में चला जाएगा, फिर आपका ये 25 बार में जाएगा, ये आपका 9 बार में। अच्छा 1 मिनट पहले आप यहाँ पर कटिंग ही कर लो, आप यहाँ पर पूरा क्या करो, कट ही कर दो। कटिंग करेंगे तो ये आपका 2 बार में चला जाएगा 50, और फिर आपका ये 3 बार में जाएगा और ये आपका 25 बार में जाएगा। ठीक, तो ये आपका 25/3 क्या है, 25/3 मीटर प्रति सेकेंड है, 25/3 मीटर प्रति सेकेंड है। आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाओगे तो 18/5 से गुना किया जाता है, माफ़ कीजिएगा, 25 हो जाएगा आपका, इधर से 3 × 18 हो जाएगा, 6 × 5 कीजिएगा, 6 × 5 = 30, यानी कि उसका चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चाल क्या होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 4। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को समझ चुके हैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन घंटे को ऑल कीजिएगा, और आप अपने क्लास के टाइम टेबल को नोट कीजिएगा। 5 AM 11 AM और शाम के 7 PM पर चलते हैं। इन 3 क्लास के साथ आप सभी को रेगुलर जुड़ना है फ्रेंड्स। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।